नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है उत्तरायण। सुबह का समय था। आसमान से कोहरा इस तरह बरस रहा था कि सड़क पर ठीक से चलना संभव नहीं था। फिर भी शहर की सड़कों पर गाड़ी कोहरे में धीरे धीरे रेंग रही थी। उसी गाड़ी के काफिले में एक लाल रंग का BMW कार भी धीरे धीरे करके सड़क के उस दिशा की ओर बढ़ रही थी जिस दिशा में रेलवे स्टेशन है। कार को आरव चला रहा था और साहब के बगल में एक 45 साल की युवती बैठी हुई थी जिसका नाम सुहानी था, जिसके गोद में एक नन्हा सा लड़का था। लड़का बार बार कार की खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश करता और वह सुहानी उस लड़के को ऐसा करने से मना कर देती। कार कुछ ही देर में हनुमान मंदिर के सामने थी। कार कुछ आगे बढ़कर रेलवे स्टेशन वाली पार्किंग में खड़ी हो जाती है और कार को रुकते ही सुहानी अपना बच्चे के साथ कार से नीचे उतर जाती है। कुछ ही मिनटों में कार का आगे का दरवाज़ा खुलता है और आरव भी हाथ में बड़ा सा प्लास्टिक का बैग लिए सड़क पर उतर पड़ता है। फिर सुहानी के साथ हनुमान मंदिर की तरफ बढ़ चलता है। दोनों के शरीर पर बेशकीमती गर्म पोशाक थे। वो दोनों आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। ठंड का मौसम ऐसा था कि किसी की भी हाड़ को अंदर तक हिला देने के लिए काफ़ी था। मंदिर के ठीक नीचे चबूतरे वाली जगह पर पीपल वृक्ष के नीचे आग का अलाव जल रहा था और कुछ मुसाफिर के साथ साथ एक दो गरीब किस्म का मजदूर इंसान उस अलाव के सामने बैठकर अपने अपने शरीर को गर्म करने में लगे हुए थे। वे लोग आग की गर्मी से अपने शरीर को गर्म भी कर रहे थे तथा वर्तमान समय के देश समाज की स्थिति पर चर्चा भी कर रहे थे। देश में बढ़ती महंगाई से लेकर भ्रष्टाचार तक की सभी मुद्दों पर गर्मा गर्म बहस चल रही थी। तभी आरव अपनी पत्नी के साथ उस पीपल वृक्ष के नज़दीक पहुंचते हैं और आते ही बोल पड़ते हैं, आप लोगों के पास गर्म कपड़े नहीं हैं क्या? मैं आप लोगों को मदद कर सकता हूँ। आरव की आवाज़ सुनते ही चबूतरे पर बैठे हुए सभी लोग आरव की ओर ही देखने लगे। सामने एक 5 फुट 7 इंच का गोरा आदमी, शरीर से कुछ मोटा भारी, कोट कमीज पहने हुए इस सभी की ओर मुस्कुराहट भरी नज़रों से देखे जा रहा था तथा उसके साथ में एक स्त्री भी थी जो देखने में किसी नेपाली युवती की तरह दिखाई दे रही थी। क्या किसी को चाहिए तो बोलो। आरव की आवाज़ चबूतरे पर बैठे सभी लोगों के कानों में पुनः गूंज उठी थी। तभी एक 40 साल का फटे हाल अवस्था में बैठा हुआ आदमी बोल पड़ा, नहीं सर, हम लोग तो मुसाफिर हैं। इस समय स्टेशन के अंदर बहुत से भिखारी सो रहे होंगे, उन्हें दे दीजिएगा तो पुण्य भी मिलेगा और तुम्हें देने तो क्या पाप मिलेगा? आरव ने अजीब नज़रों से घूरते हुए उस मुसाफिर से सवाल किया। इस पर वह मुसाफिर कुछ भी नहीं बोला, परंतु आरव के साथ में खड़ी स्त्री बोल पड़ी, भैया बुरा न माने तो आप लोग ले लीजिए, सभी के सभी नए हैं, कल फिर आएंगे तो भिखारियों को भी कंबल दे देंगे। स्त्री को इतना बोलना था कि एक आदमी को छोड़कर अन्य 4 लोग चबूतरे पर से उठ खड़े हुए और सुहानी आगे बढ़कर सभी को हाथ में गर्म कपड़ा का एक एक पैकेट रखने लगी। सभी को गर्म कपड़े देने के बाद वह सुहानी उस आदमी के पास गई जो चबूतरे पर से उठकर नहीं गया था और आते ही बड़े प्रेम से बोली, भैया आप भी ले लो। जिस आदमी से सुहानी याचना कर रही थी गर्म कपड़े ले लेने के लिए, वह आदमी अपना पूरे शरीर को कंबल से आप अगर आप देना ही चाहते हो तो बोलते बोलते वह आदमी रुक सा गया था। तब वह युवती बोल पड़ी, हाँ हाँ लीजिए, अजी इधर लाइए तो बैग। उसने आरव की ओर मुखातिब होते हुए बोल पड़ी। कुछ ही सेकंड में आरव सुहानी के पास प्लास्टिक का थैला पकड़े हुए खड़ा था। हाँ यह लीजिए। थैला से एक गर्म कपड़े का पैकेट को अपने हाथ से निकालती हुई सुहानी बोली, परंतु वह आदमी कपड़े का पैकेट लेने से इनकार करते हुए बोल पड़ा, सॉरी मैम साहब, मतलब यह मैम साहब कि मुझे गर्म कपड़े नहीं चाहिए क्योंकि मैं किसी का दान में दिया हुआ वस्तु नहीं लेता। अगर मुझे देना ही है तो एक कहीं पर नौकरी दिलवा दो। उस आदमी को इतना बोलना था कि कहाँ तक पढ़ाई किए हो? साहब ने कुछ अकड़ के साथ उस आदमी से बोला, जी बस ऐसे ही कुछ पढ़ना लिखना जानता हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं। तेरा नाम क्या है? मोहित। पूरा नाम क्या है भैया? आरव कुछ बोलता उससे पहले ही मैम साहिबा बोल पड़ी, बस यही मेरा नाम है, मोहित शर्मा।
मोहित शर्मा, लगता है कि यह नाम कुछ जाना पहचाना सा लगता है। नहीं नहीं, वह नहीं हो सकते। सोचते हुए सुहानी कुछ और आगे बोलती, उससे पहले ही आरव बोल पड़े, मेरे पास कोई काम धाम नहीं है। उसके बाद सुहानी की ओर देखते हुए बोले, चलो यहाँ से, मंदिर में भी तो चलना है, फिर लंबी लाइन लग जाएगी। रुकिएगा 1 मिनट। इतना बोलकर सुहानी उस आदमी से बोल पड़ी, हाँ हाँ है काम, घर में एक नौकर की आवश्यकता तो हमेशा रहती है। इतना बोलकर वो अपनी पैकेट से कलम निकाली और एक छोटी सी कागज की पुड़िया पर एक पता लिखकर दे दिया और देने के बाद बोल पड़ी, पैसे हैं? जी हाँ मैम साहब, कुछ पैसे हैं। ठीक है, तो मैं अभी तो मंदिर जा रही हूँ, लेकिन आप 1-2 घंटे में आ जाना। ओके जी, शुक्रिया मैम साहिबा। हाथ जोड़ते हुए मोहित बोल पड़ा था। इतना बोलकर वह सुहानी आरव के साथ अपना बच्चा गोद में उठाए हुए मंदिर की तरफ बढ़ चली। उसका मन कुछ भारी सा होने लगा था। वह मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही आरव से बोल पड़ी, जानते हो आरव, घर में हमेशा एक नौकर की आवश्यकता रहती है, तो क्या हम ऐसे ही राह चलते किसी को भी अपने घर में रख लेंगे? जिस मनुष्य को पहचानने के लिए बर्तन कपड़े नहीं हैं और नहीं से छुपाने के लिए कोई छत, वह इंसान हमारे साथ क्या गलत करेगा आरव? और ऐसे ही आप तो कभी भी किसी पर भरोसा ही नहीं करते। जिंदगी जीने के लिए हमें किसी न किसी पर भरोसा करना ही होगा। पिछले सप्ताह सुहानी आगे अपनी बात पूरा करती, उससे पहले ही आरव बोल पड़ा, उस ड्राइवर को जाना जरूरी था। कभी वक्त पर वह गाड़ी लेकर ऑफिस नहीं आया। चलो भी, अब यहाँ से मंदिर के अंदर भी चलना है हमें। और ऐसे भी देखो सुहानी, ये दुनिया जो है ना, ठीक है, चलिए यहाँ से, अब आपकी भाषण मुझे नहीं सुनने। इतना बोलकर दोनों मंदिर के अंदर की तरफ बढ़ चले। मंदिर के अंदर जाने के लिए जहाँ पर पंडित जी रसीद काट रहे थे, वहाँ पर जैसे ही दोनों पहुँचे, वैसे ही पंडित जी ने दोनों से अपना अपना नाम और रहने का स्थान पूछना शुरू किए। नाम, मेरा नाम आरव मिश्रा और मेरी पत्नी का नाम सुहानी है। बच्चे का नाम सोम मिश्रा। और किसी का नाम जिस नाम से आप पूजा करवाएंगे? हाँ, बड़ी बेटी का नाम प्रीति है। सुहानी जल्दबाजी में बोल पड़ी, क्या वह साथ में आई है? नहीं। ठीक है, 500 होता है हवन करवाने का। इतना बोलकर पंडित जी दोनों को मुस्कुराहट भरे अंदाज में देखने लगे और इधर सुहानी के मुंह से प्रीति का नाम सुनकर आरव मिश्रा अंदर ही अंदर कुढ़ने लगा था। मोहित ठीक समय पर बताए गए पते पर पहुंच गया था। सामने एक 3 मंजिला मकान था जो कुछ साल पहले ही बना था, परंतु अभी ऊपर का फ्लोर अंडर कंस्ट्रक्शन में ही था, लेकिन नीचे का 2 फ्लोर अच्छी तरह से बनकर तैयार था। मकान के चारों ओर बड़ा सा हॉल बना हुआ था और हॉल के अंदर रंग बिरंगे फूल के पौधे सूर्य की किरण के इंतजार में आकाश की ओर देखे जा रहे थे। अभी भी कोहरा छटा नहीं था। मकान के ठीक सामने सड़क पर सीमेंट, कंकड़ और पुराने टूटे फूटे ईंट के टुकड़े बिखरे पड़े थे। कुछ ही दूरी पर एक खाली पड़ी जमीन पर अगल बगल की नाली के पास आकर अच्छा खासा पोखर का निर्माण कर दिया था और इसमें रह रहकर मेंढक तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। मोहित मुख्य द्वार पर कुछ मिनटों तक इंतजार करने के बाद डोरबेल की लगी स्विच पर थरथराते दाएं हाथ की उंगली से दबाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार दबाने के बाद मोहित इधर उधर असंतोष भरे नजरों से देखने लगा और सोचने लगा, शायद ये लोग बुलाकर काम देने से मना न कर दें। तभी अंदर का मुख्य दरवाजे से होते हुए सुहानी बाहर की ओर आती दिखाई दी। सुहानी चॉकलेटी रंग की ब्लाउज साड़ी में थी। उसके खुले हुए बाल उसकी सौंदर्य में 4 चांद लगा रहे थे। वह तेजी से मुख्य द्वार की ओर चली आ रही थी, जिसे देखकर मोहित के चेहरे पर एक दर्द का भाव उभर आया। वह पीछे की ओर मुड़ने ही वाला था कि रुको की आवाज़ मोहित के कानों से टकराई। मोहित अब चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सकता था। वह अपने डर और दर्द को छुपाते हुए बोल पड़ा, जी मैम साहिबा। अरे तो आप भागे कहाँ जा रहे थे? सुहानी ने मोहित को गौर से देखते हुए बोल पड़ी। इस पर मोहित सिर्फ अपना सिर झुकाए धरती को ओर देखे जा रहा था। वह कुछ भी नहीं बोला। चलो अंदर चलो। सुहानी इतना बोलकर अंदर की ओर मुड़ चली और उसके पीछे पीछे मोहित भी। मोहित अंदर नहीं जाना चाह रहा था। बार बार उसका मन कह रहा था कि वापस लौट जाओ मोहित। अभी तो सुहानी तुझे पहचान नहीं पा रही है, लेकिन जब तुझे वो पहचान जाएगी तब क्या होगा? 1-2 मिनट के अंदर मोहित मकान के अंदर था।
एक बड़ा सा हाल नुमा कमरा में, उस कमरे में बेहतरीन ढंग से एक पलंग, 2 कुर्सी, एक टेबल लगाए गए थे। सामने फूलदान में गुलाब के फूल सजा कर रखे गए थे। मोहित फूलदान देखकर मुस्कुरा उठा। आज भी सुहानी को गुलाब का फूल अच्छे लगते हैं और पहले भी। चाय पी लो, बनाए देती हूँ। सुहानी कुर्सी पर मोहित को बैठने के लिए इशारा करने के बाद बोलती हुई अंदर की ओर चली गई और मोहित बड़े ही उत्सुकतापूर्ण नेत्रों से सुहानी के नए मकान को देखने लगा। जिंदगी और किस्मत का कोई भरोसा नहीं होता, कब मोड़ ले यह कोई नहीं जानता। सुहानी किसी की पत्नी बन गई थी, लेकिन अभी भी वैसे की वैसी ही। वही हंसी, वही बात करने का अंदाज, वही संस्कार, सब कुछ वैसा का वैसा ही। लेकिन साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओह, शायद ऑफिस गए होंगे। मैंने सिर्फ उनको शादी में देखा था। उसके बाद आज सुबह मैं पहचान नहीं पाया, वरना काम नहीं मांगता। गलती हो गई मुझसे, लेकिन यहाँ से निकलने के लिए कोई बहाना तो चाहिए ना। अच्छा, अब आ ही गया हो तो सुहानी को भी जी भर कर कम से कम देख तो लूँ। 15 वर्षों में कितना कुछ बदल गया ना। सुहानी एक ब्लैक बेल्टर हुआ करती थी, कभी भी बॉक्सिंग में किसी को जीतने नहीं देती थी, लेकिन आज वह साहब की पत्नी बनकर चूल्हा चौका संभाल रही है। यह लो। सुहानी अपने हाथों में 2 चाय का प्याला साथ थामे सामने खड़ी थी। एक प्याला मोहित की ओर बढ़ाते हुए बोली, चेहरे पर इतनी दाढ़ी मूछ क्यों बढ़ाए हुए हो? इसको साफ करवा लेना। नहीं मैम साहब, यह मन्नत का है। मन्नत? इतना बोलकर सुहानी हंस पड़ी। अच्छा था कि चेहरे पर दाढ़ी मूछें थीं, जिसके कारण सुहानी पहचान नहीं पा रही थी। ऐसे भी 15-16 साल तक कौन किसको याद रखता है। और सुहानी भी तो अपनी जिंदगी में इतनी व्यस्त है कि मत पूछो। कुछ मिनटों तक दोनों चुपचाप चाय पीते रहे। कहाँ तक पढ़ाई किए हैं आप? जी बोला ना। ठीक है, आप कौन कौन सा काम कर सकते हैं? सुहानी ने सवालिया नज़रों से मोहित को देखते हुए बोली, कोई भी काम, बस उसमें ईमानदारी हो। ऐसे भी मोहित, यहाँ बेईमानी का कोई काम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि घर का काम में कोई भी कैसे बेईमानी कर सकता है। जी मैम साहब। मोहित ने सुहानी के हाँ में हाँ मिलाते हुए बोल पड़ा था, लेकिन उसे बखूबी पता था कि अगर इंसान बेईमानी करना चाहे तो क्या घर क्या बाहर, वह कहीं भी बेईमानी कर सकता है। हाँ तो चाय ख़त्म हो गई तो कपड़े बदल लो। साहब के कुछ पुराने कपड़े हैं, मैं लाकर तुम्हें दिए देती हूँ। सॉरी मैम साहिबा, मैं किसी का उतरन नहीं पहनता। मोहित ने अपनी नज़रें झुकाते हुए बोल पड़ा। जैसे ही मोहित यह बात बोला कि मैं किसी का उतरन नहीं पहनता, सुहानी के दिमाग में कुछ बिजली सी कौंध पड़ी। वह एकदम से मोहित को देखने लगी। जब सुहानी एकटक मोहित को देखे जा रही थी, तब मोहित अपना सिर झुकाए हुए नीचे फर्श को देखे जा रहा था। ठीक है, रुको, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतना बोलकर सुहानी मोहित के सामने से उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर निकल गई। सुहानी वहाँ से उठकर सीधा अपने कमरे में गई थी। वह कक्ष में जाते ही अलमारी खोली और अलमारी से एक पुराना एल्बम निकाल ली। उसने तेजी से एल्बम को पलटना शुरू कर दिया। उसकी नज़रें कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही सेकंड में सुहानी बोल पड़ी, हाँ, मिल गया। उसकी आंखों के सामने कॉलेज के दिनों का वह कुछ पुरानी तस्वीरें थीं, बहुत ही पुरानी तस्वीरें। ऐसे वो जो देखना चाह रही थी वह नहीं था उस एल्बम में, क्योंकि शादी के 2 दिन पहले ही उस तस्वीर को सुहानी ने फाड़ कर फेंक दिया था। सुहानी को अच्छी तरह से याद है कि वो दिन जब आंखों में अश्क लिए सुहानी उस तस्वीर को फाड़ कर फेंकी थी। तब वह जोर जोर से रो पड़ी थी। वह कौन था? वह तस्वीर किसकी थी? किसको सुहानी पुनः देखना चाहती थी? मोहित वर्मा नाम था उसका। हवा के झोंके की तरह सुहानी की जिंदगी में आया था। वह एकदम निडर था। वह ऐसा लगता था जैसा कि कोई भय उसको छू ही नहीं सकता हो। सुहानी के साथ में भी वही पढ़ाई करता था, दुनिया से बेफिक्र था। वह अपने आप में हमेशा मस्त रहने वाला लड़का था। लेक्चरर की तरह वह हर बात पर लेक्चर देता था। वह लिखने और शायरी करने का उसका शौक था। कंप्यूटर का जानकार था वह, और किताबों में डूबा रहना उसका फितरत था। जब वह सुहानी की जिंदगी में आया था, तब सुहानी स्वयं को रोक ही नहीं पाई।
और वह भी रेत पर फिसलन की तरह फिसलते चली गई थी। सुहानी अपने हाथ में एल्बम को लिए हुए सोचती जा रही थी और सामने कुछ लड़के लड़कियों के बीच मोहित वर्मा का तस्वीर मुस्कुरा रहा था। यह तस्वीर बहुत पुरानी थी। उसमें मोहित वर्मा का वह तस्वीर था जिसमें वह दूर खड़ा होकर सुहानी को देखे जा रहा था और फोटोग्राफर ने कैमरा क्लिक कर दिया था। यह तस्वीर सरस्वती पूजा के दौरान ली गई थी, जिसमें सुहानी के साथ कुछ लड़की और लड़के भी खड़े थे। सुहानी ने उस तस्वीर को देखते हुए एक गहरी सांस ली और सोचने लगी, इस मोहित को मैं कैसे पहचान करूं, क्योंकि ये जो मोहित वर्मा हैं और तस्वीर में जो मोहित शर्मा हैं, दोनों में लगभग 20 साल का अंतर हो चुका है। लेकिन मोहित वर्मा और मोहित शर्मा में एक बात कॉमन है, और यह है कि दोनों किसी और के कपड़े पहनना पसंद नहीं करते। शाम होते ही आरव भी ऑफिस से घर वापस लौट आया था। 2 बजे के लगभग माही भी स्कूल से घर वापस आ गई थी, लेकिन मोहित अभी मार्केट से नहीं आया था। वह उसको बाजार गए लगभग 2 घंटे से कम नहीं हुआ होगा, परंतु अभी तक वह घर वापस लौटकर नहीं आया है। वो नौकर अभी तक नहीं आया है सुहानी, आरव ने अपने लैपटॉप पर काम करते हुए बोल पड़ा। आरव सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जब देखो तब वह अपने लैपटॉप से ही चिपका रहता है। लैपटॉप पर काम करते करते उसकी आंखों पर अब चश्मा भी चढ़ चुका है। माही बाहर लॉन में अपनी सहेली आरती के साथ में बैडमिंटन खेल रही है। वह वर्ग 5 में पढ़ाई करती है। लोग बोलते हैं कि माही अपनी माँ सुहानी पर गई है। नए नक्श सुहानी जैसे ही लगते हैं उसको। और सोम सो चुका था। दिन भर घर में वह ऊधम मचाए रहता। जब तक वह सोता नहीं तब तक सामान को तोड़ते फोड़ते रहना उसकी आदत सी बन चुकी है। लगता है कि तेरे यहाँ कोई आया है, आरती ने बैडमिंटन खेलते खेलते माही से सवाल किया। हाँ, एक नौकर पापा ने रख लिया है। तूने कब देख ली उसे? मैंने तो अभी तक देखा ही नहीं। आज मैं स्कूल नहीं गई थी तो आंटी से कुछ काम था मॉम को, इसलिए मैं भी आ गई थी अपनी मॉम के साथ तेरे घर। तब देखी मैंने, वह फूलों में नल से पानी दे रहा था। जानते हो, उसके चेहरे पर बहुत बड़े बड़े बाल थे। नहीं पता नहीं, वो आएगा तो देख लूँगी। माही को इतना बोलना था कि मुख्य द्वार से मोहित 2-2 थैले हाथ में लटकाए अंदर की ओर आते हुए माही को दिखाई दिया। वह बाजार से चला आ रहा था। यह वही आदमी है, आरती ने मोहित की ओर आंखों से इशारा करते हुए माही से बोल पड़ी थी। रुको, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर माही एक हाथ में बैडमिंटन लिए हुए ही अंदर की ओर भागी। जब माही अंदर आई तो उसने देखा कि मोहित एक एक चीज़ों का हिसाब किताब सुहानी को दिए जा रहा था। कौन चीज़ कितने में वह खरीदा है उसने बाजार में सामान खरीदते समय ही एक छोटी सी डायरी में लिख कर रख चुका था, और घर आते ही वह एक एक चीज़ों का हिसाब किताब सुहानी के सामने रखते जा रहा था। और सुहानी उसको हिसाब किताब को देखकर कुर्सी पर बैठे बैठे ही मुस्कुराती हुई हाँ में हाँ मिलाते जा रही थी। लेकिन यह डायरी तो मैंने आपको नहीं बोला था। सुहानी ने थैला में पड़ी हुई एक डायरी को देखते ही बोल पड़ी। सॉरी मैम साहिबा, यह डायरी मैं स्वयं के लिए लिया हूँ। आप इसके पैसे मेरे पेमेंट में से काट लेना। मोहित को इतना बोलना था कि लैपटॉप पर काम करते हुए बोल पड़ा आरव। कितने पैसे चाहिए तेरे को भाई? जरा तय भी तो कर लो सुहानी। क्यों, आप नहीं कर सकते क्या? कम से कम 12 तो आइए। अरे बाबा, मुझको क्यों इन कामों में घसीट रही हो? तू ही कर लो ना। इतना बोलना था कि सुहानी ने मोहित को बड़े ही गौर से देखने लगी। तब मोहित ने अपनी नज़रें झुकाए हुए बोल पड़ा, जो मुनासिब समझे मैम साहिबा वह दे दीजिएगा। इतना सुनना था कि कक्ष के अंदर से तेज आवाज़ में आरव बोल पड़ा, साला लगता है कि सचमुच में भूखमरी छा गया है। तुमको जितना देना उतना ही रख लेगा क्या? क्या तेरे को कोई परिवार वगैरह है कि नहीं? आरव को इस बात पर मोहित चाहता तो जवाब दे सकता था, लेकिन सुहानी ने आंखों ही आंखों में कुछ भी न बोलने के लिए मोहित को इशारा पहले ही कर चुकी थी। पहले काम तो देख लेने दीजिए ना, एक माह कैसे करता है उसको बाद में तय कर देंगे। क्या मोहित? सुहानी की इस बात पर मोहित मुस्कुराहट भरे अंदाज में बोल पड़ा, जी मैम साहिबा। क्यों बात नहीं? और
इतना बोलकर वह सुहानी को एक अलग ही अंदाज में देखने लगा। जैसे ही मोहित ने अपनी आंखों से भरकर सुहानी को देखा, वैसे ही सुहानी के दिल एक बार जोर से धड़कना शुरू कर दिया और सुहानी का मन कुछ विचलित सा होने लगा। सुहानी को ऐसा लगा कि इन आंखों में मेरा पूरा का पूरा अतीत छुपा है। वह स्वयं को नियंत्रित करने के लिए मोहित के सामने से उठकर अपने कमरे की ओर चल पड़ी। उसका मन व्यथित होने लगा था। वह सोच रही थी कि मैं इस इंसान से कैसे पता करूं कि ये जो मोहित शर्मा अपने आप को बतला रहा है, कहीं वो मोहित वर्मा तो नहीं। अगर ये इंसान मोहित शर्मा निकला तो सुहानी के मन में एक साथ कई सवाल जन्म लेने लगा। वह कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे, परंतु उसका मन बार बार बता रहा था कि यह मोहित वर्मा ही है। मोहित की आंखों में कुछ दर्द सा था जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो दर्द मोहित सुहानी से छुपाना चाह रहा था, उस दर्द का एहसास सुहानी के हृदय की गहराइयों में उतर आया था। इसलिए सुहानी कुछ सोचती हुई अपने कमरा से बाहर निकली और माही को अपने पास बुलाई। माही, जरा इधर आना। तो माही मोहित को देखने के कुछ ही मिनटों के बाद बाहर निकल गई थी, क्योंकि उसको बैडमिंटन खेलने थे। वह माँ के आदेश मिलते ही बैडमिंटन खेलना छोड़ भागती हुई अंदर की ओर चली आई। ले यह अंकल को दे आ। सुहानी ने रसोई घर से 2 लड्डू को एक प्लेट में रखकर लाती हुई बोल पड़ी और जैसे ही माही तस्तरी लेकर बाहर की ओर भागी, वह खिड़की के सामने खड़ी होकर बाहर सुहानी को देखने लगी। मोहित बाजार से आने के बाद फूलों की क्यारियों में पड़े हुए घास को उठाने में लगा हुआ था। दोपहर में जब वह घास काट रहा था, तब उस समय वह कटे हुए घास को बाहर नहीं फेंका था, वहीं छोड़कर किसी दूसरे काम में लग गया था। वह अंकल अंकल जैसे ही यह आवाज़ मोहित के कानों से टकराई, वैसे ही वह पलट कर देखने लगा। सामने माही खड़ी थी। थोड़ी देर पहले ही दोनों में पैंचर हुआ था। माही को देखते ही मोहित के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ पड़ी और मोहित मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, हाँ बेटा, बोलो क्या है। मोम ने आपको लिए लड्डू भेजा है। ओह लाओ। मोहित ने इतना बोलकर माही की तरफ अपना दायां हाथ बढ़ा दिया। मोहित लड्डू लेकर इधर उधर चोर नज़रों से देखने लगा था, कहीं सुहानी उसको देख तो नहीं रही, क्योंकि मोहित बखूबी जानता था कि लड्डू खाना मेरा कमजोरी है और सुहानी इस बात को अच्छी तरह से जानती है। इसलिए वह बार बार सोच रहा था कि मैं इसे खाऊं या नहीं। लेकिन नहीं, मैं सुहानी द्वारा दिए गए किसी भी वस्तु को परित्याग नहीं कर सकता। अगर वह मुझे जानना चाहती है तो इसमें हर्ज ही क्या है। कभी न कभी तो वह जानेगी ही, और ऐसे भी सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। हम दोनों आज भले ही एक दूसरे के लव स्टोरी का पास्ट बनकर बिखरे पड़े हैं, लेकिन पास्ट और प्रेजेंट में कोई विशेष फर्क नहीं होता। सोचते हुए मोहित ने तस्तरी में से एक लड्डू को उठाया और मुस्कुराते हुए खाने लगा, और इधर सुहानी मोहित के सारे हरकत को छुपकर देखे जा रही थी। लड्डू खाने का स्टाइल मोहित का वही था। धीरे धीरे करके वह आराम से पहले भी खाता था और आज भी वैसे ही किसी प्रकार से उसके जीवन शैली में कोई फर्क नहीं आया। वही स्वाभिमान, वही बैठने का अंदाज और वही मुस्कुराते हुए लोगों से बात करना, सब वही का वही था। मोहित शर्मा में जो पास्ट बन चुका था, मोहित वर्मा में था। मोहित वर्मा, एक दर्द भरे शब्द सुहानी के होंठों पर आते आते रुक सा गया, लेकिन वह अपनी आंखों को नहीं रोक पाई थी, क्योंकि उसके आंखों में से आंसू के 2 कतरे छलकती हुई बाहर गालों पर लुढ़क पड़े थे। देर तक देख सुहानी अपनी अतीत के बारे में ही सोचती रही। रात्रि काफी बीत जाने के बाद भी सुहानी को नींद नहीं आ पा रही थी। उसकी नज़रों के सामने से वह एक दृश्य गुजर रहा था जो मोहित के कारण उसकी जिंदगी में घटित हुआ था। मोहित को लेकर उसकी माँ से लेकर बहन तक जो जो आरोप लगाए थे, वो सब उसके मस्तिष्क में एक एक कर बिजली की तरह कौंधते जा रहे थे। सुहानी की माँ न जाने कितनी गंदी गालियाँ बोला करती थी सुहानी को। बहनों की भी वही स्थिति थी। सुहानी को अच्छी तरह से याद है उस दिन का। उसको जब भी मासिक धर्म शुरू होते तो पेट बहुत दर्द करने लगता था। एक बार उसका पेट में जोर से दर्द साथ साथ
अधिक ब्लीडिंग होना शुरू हुआ तो छोटी बहन ने माँ से बोली, बेशर्मी, कोई दवा ली होगी। इस बात पर सुहानी शौचालय में स्वयं को बंद करके बहुत रोई थी। घर का कोई भी सदस्य सही से बातचीत तक नहीं करते थे। कॉलेज तक जाने पर पाबंदी लगा दी थी। हर पल नजर रखा जाने लगा था सुहानी पर। जब सारी बात को पता मोहित को चला कि मेरे कारण सुहानी पर जुल्म हो रहे हैं, तब वह बिना किसी को कुछ बताए ही शहर छोड़कर चला गया था। मोहित को एक शहर छोड़कर चले जाने से सुहानी परेशान सी रहने लगी। सच कहा जाए तो वह एक तरह से अवसाद की अवस्था में पहुंच गई थी। सुहानी कॉलेज से आते वक्त रास्ते भर नजरें बिछाए देखती आती थी कि कहीं मोहित दिख जाए। मोहित कहीं भी सुहानी को नहीं दिखाई देता था। मोहित के चले जाने के बाद सुहानी की स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई थी, लेकिन वह क्या करती, जिंदगी तो किसी न किसी के साथ जीना ही था। 6 महीने के बाद सुहानी की शादी आरव से कर दी गई। आरव सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उस समय पढ़ाई कर रहा था। सुहानी के पिता ने जब आरव की तस्वीर दिखाते हुए सवाल किया कि लड़का पसंद है सुहानी, तब सुहानी ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए जवाब दी। शादी बहुत धूमधाम से सुहानी की आरव के साथ हो गई थी। तब उसको सुनने में आया था कि मेरी शादी में मोहित भी आया हुआ था। उस समय सुहानी को अपनी बहन की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तब बहन ने वीडियो रिकॉर्डिंग को टीवी पर चलाकर दिखाई। सच में मोहित जयमाल स्टेज से कुछ ही दूरी पर लोगों की भीड़ में खड़ा था। वह उस वीडियो में आसमानी रंग का टी शर्ट और नीला रंग का जीन्स में था। आंखों पर चश्मा लगाए हुए था। वह स्टेज की ओर देख रहा था। शायद वह उसको और फिर वह कहीं भी वीडियो में दिखाई नहीं दिया। वीडियो देखने के बाद सुहानी का हृदय एक न खत्म होने वाले दर्द से विचलित होने लगा था। फिर 20 वर्ष बाद सुहानी के सामने मोहित शर्मा था, जो देखने में मोहित जैसा तो नहीं लग रहा था, परंतु उसकी कुछ बातें और मोहित शर्मा की कुछ बातें उस जैसी थी। मोहित शर्मा नीचे स्टोर रूम में सोने चला गया था, क्योंकि आरव ने वहीं रहने का व्यवस्था करवाया था मोहित शर्मा के लिए, लेकिन अभी भी स्टोर रूम में बल्ब जल रहे थे। मोहित शर्मा एक पुरानी बेकार पड़ी चुकी कुर्सी पर बैठकर उपन्यास के लिए एक कहानी लिख रहा था। डायरी में जिंदगी के एक एक पल को शब्दों में उतारते जा रहा था। मोहित शर्मा, उसके शब्दों में उसकी जिंदगी का हर एक कोना साफ दिखाई दे रहा था। अपनी कहानी में मोहित शर्मा स्वयं नायक भी बन रहा था तो खलनायक भी स्वयं ही बन रहा था, परंतु नायिका की जगह अभी भी खाली थी। मोहित को सुबह तड़के ही आंख खुल गई थी। वह सुबह उठकर जैसे ही स्टोर रूम से बाहर निकला, सामने सुहानी खड़ी थी। सुहानी की आंखें बता रही थीं कि शायद वह रात्रि में सही से सो नहीं पाई थी। मैम साहिबा, आप? मोहित को इतना बोलना था कि सुहानी ने मोहित का हाथ पकड़कर खींचते हुए स्टोर रूम के अंदर ले चली। फिर क्या मोहित कुछ समझ पाता उससे पहले ही सुहानी बोल पड़ी, मैं जो सवाल कर रही हूँ तो उसका सही जवाब देना। तेरा असली नाम मोहित ही है ना? सुहानी का इस तरह सवाल पर मोहित कुछ भी नहीं बोला। वह चुपचाप सुहानी को देखने में लगा रहा, परंतु सुहानी कहाँ को शांत करने वाली थी। उसने भेड़िए की तरह आंख दिखाते हुए मोहित से पुनः पूछ पड़ी, रात में तू सो रहा था तब मैं तेरी डायरी आकर पढ़ी थी। मैं इतना तो बेवकूफ़ हो नहीं सकता कि 20 वर्षों में मोहित का हैंड राइटिंग भूल जाऊंगी। अब मोहित को लगा कि सच्चाई छुपाकर रखने से कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए सुहानी से अपना हाथ छुड़ाते हुए वह बोल पड़ा, हाँ सुहानी, तू सही हो, मैं ही मोहित हूँ। तुमने सच्चाई क्यों छुपाया? नौकरी के लिए। नौकरी? एक तो तुम 20 वर्षों के बाद मेरे सामने आए हो और दूसरे में बोल रहे हो तुम्हारी ज़िंदगी से जाने के बाद मेरी ज़िंदगी सही से कब रही? मेरी पढ़ाई छूट गई थी। किसी प्रकार कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट तो मैंने कर ली, लेकिन जीवन में जो सफलता मुझको चाहिए था वह तो कब को ख़त्म हो चुका था। मैं उस परिंदे की तरह था सुहानी, जिसका एक पंख तो था लेकिन दूसरा पंख दर्द से तड़प रहा था, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी ज़िंदगी का दूसरा भाग तड़पते रहें। इसीलिए तुमने उस पंख को त्याग कर दिया। सुहानी ने अपनी आंखों में आती हुई आंसू को रोकते हुए सुहानी ने मोहित से सवाल किया, नहीं, मैं तुझे त्याग नहीं किया था,
तो मैं मजबूर था सुहानी। कैसी मजबूरी थी? अगर मैं तुझे छोड़कर नहीं जाता शहर से तो तेरे ही माता पिता तुझको ख़त्म कर देते, या नहीं तो स्वयं को ख़त्म कर लेते। और मैं ऐसा होने देना नहीं चाहता था। मैं तुझे पाने के चक्कर में तेरी वास्तविक दुनिया में आग नहीं लगा सकता था। प्यार तो आज भी है तुमसे मुझे, क्योंकि प्रेम कभी मरता ही नहीं सुहानी। लेकिन इसी प्रेम के खातिर तेरा घर परिवार ख़त्म हो जाता तो मेरी आत्मा ही मुझे कभी माफ़ नहीं कर पाती। मैं स्वयं ही अपनी नज़रों से गिर जाता सुहानी। और मैं तो सिर्फ उतरन बनकर रह गई ना। मैं तुम्हारा था मोहित। मेरा मन तुझको धारण किए था और तेरा मन मुझको। जब एक बार कोई वस्तु को धारण कर लेता है और धारण करने के बाद उस आदमी को उतार देता है, तब उस वस्तु को उतरन ही कहते हैं ना। मैं किसी और को धारण किए हूँ सुहानी, और नहीं अपने मन से तुझको उतारा हूँ, क्योंकि मैं आज भी अविवाहित हूँ और हमेशा अविवाहित ही रहूंगा। मोहित को इतना बोलना था कि सुहानी का हृदय अंदर से फट पड़ा। वह स्वयं को संभालती हुई मगर मोहित के सामने से हटती हुई बोली, अब मत भाग जाना यहाँ से। और हाँ, अपनी कहानी में जो नायिका का स्थान खाली छोड़ा है ना, उसमें मेरा नाम दे देना। मेरी जिंदगी में तो तू नहीं रह पाया, कम से कम तेरे आंखों के सामने तो रहो। इतना बोलकर सुहानी स्टोर रूम से बाहर निकल पड़ी, क्योंकि उसको बहुत से काम निपटाने थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।